ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह-सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल गई होगी। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए गई कि आज माँ ने मुझे जगाया क्यों नहीं। खुद ही चली गई वहां पर। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा, जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें वो रोज़ सुनती थी, लेकिन उससे उसकी माँ हमेशा कहती थी कि इन आवाज़ों से डरना मत। सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर चल रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। देखने से लग रहा था मानो वो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफेद कपड़ों वाली औरत को आवाज दी, माँ, माँ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, माँ, माँ। आप हैं क्या? आप हैं क्या माँ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। वह माँ का आवाज उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी, ना ही वह उसकी माँ की आवाज की चूड़ियों की आवाज थी। ये सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। यह देख के तो उसकी जैसे हालत ही खराब हो गई हो। अब वह घर की तरफ भागते भागते अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी ने अपने आप को संभाला और घर पहुंची। माँ ने देखा ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही है? तब पिंकी ने हाफते हुए कहा, माँ वो औरत माँ। कौन औरत बेटा? क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने बताया, माँ आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा अकेले? पिंकी ने कहा नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई होंगी, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज नहीं गई हैं। और मैंने घड़ी में भी समय देखा तो 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर भी नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम से खराब है। कल शाम 5 बजे से घड़ी खराब है। अब तो पिंकी के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी, वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी, और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया हुआ था।
मेरी ही तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियों में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। हर तरफ शोर हल्ला गुल्ला, बच्चों की उधम चौकड़ी से ऐसा लगता है जैसे गांव फिर जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं हैं, पर जो हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगते हैं। धान और भट्टा कट चुका है और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। खेतों में जगह जगह गोबर का ढेर लगाया जा रहा है। गांव के लोग आजकल बहुत व्यस्त हैं। बच्चे महिलाएं सभी गोबर उठाकर खेतों में ले जा रहे हैं ताकि खेतों को ज्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों से खरपतवार को हटा रहे हैं और खेतों में आग लगाकर झाड़ झंकड़ को साफ कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में गोट लगा रहे हैं। गोट लगाने का मतलब खेतों में किसी कोने में दोनों तरफ छप्पर लगाकर उसमें अपने जानवरों को बांधकर कुछ समय वहीं उसी छप्पर में रहते थे ताकि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो सके। गेहूं की बुवाई का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए इनका जो काम था वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके छुट्टियों का भरपूर मज़ा ले रहा था। दिन भर गांव में आवारागर्दी करना, खेलना, नहाने के लिए ट्यूबवेल में जाना, वहाँ बैठकर हिसर, किंगोड़ा, तुंगा, तिमला जैसे जंगली फल खाना। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अभी रात में खाना खाने के बाद हम सब ख्वाल यानी गांव का एक छोटा मोहल्ला वहीं बाहर खटिया लगाकर बैठ गए और दादी से कहानी सुन रहे थे। कुछ तो अभी जुगनू पकड़ने में व्यस्त थे। रात बहुत धीरे धीरे गहरी हो रही थी और हम सब सोने की तैयारी करने लगे। अभी नींद आई थी कि सहसा गांव में हर तरफ शोर होने लगा। हलचल बढ़ गई। सभी उठ गए कि आखिर क्या माजरा है। बुजुर्ग आपस में बात करने लगे और हम सब बच्चे, हम सब तो डर के मारे अपने माता पिता, दादा दादी, ताई से चिपक कर रोने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात कौन शोर कर रहा है और क्यों। गांव के बुजुर्गों ने सभी बड़े लड़कों से मशाल बनाने और उस ओर जाने के लिए कहा जिधर से शोर आ रहा था। किसी ने बताया कि शोर उस ऊपर वाले खेत में जो गोट लगी है वहीं से होते हुए आ रहा था। किसी ने बताया कि वो गोट तो गिरीश की है और शायद वो मुसीबत में है। सभी बुजुर्ग आपस में मंत्रणा करने लगे कि कैसे गिरीश को बचाया जाए और हम सब सुन रहे थे कि कोई गांव का गिरीश भाई संकट में है, पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर हुआ क्या है और वो किस तरीके से संकट में है। अभी हम बुजुर्गों की बात सुन ही रहे थे कि एक जोर की आवाज गूंजने लगी कि उसे कैरी की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है और अगर उसने उसे कैरी के बाहर ले जाने का प्रयास करा और अगर वो कैरी के बाहर पहुंच गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। कैरी का मतलब होता है गांव की लक्ष्मण रेखा, जो गांव को बुरी बला से बचाती है। ये गांव का ही शब्द है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम सभी बच्चे, दादी, चाचियाँ सब परेशान हतप्रत थे कि कौन गिरीश भाई ले जाएगा और क्यों, आखिर माजरा क्या है। सभी गफलत में थे। उधर बुजुर्ग लड़कों के साथ मिलकर मशाल बना रहे थे और जल्दी जल्दी उसे रोकने के लिए कह रहे थे। मशाल बनाने के बाद सभी बड़े लड़के मशाल जलाकर उस दिशा की ओर भागने लगे जहां से आवाज आ रही थी। उधर दूसरी ओर वो गिरीश भाई को एक खेत से दूसरे खेत की ओर ले जा रहा था और गिरीश भाई की जान संकट में थी। अगर शीघ्र उसे रोका ना गया तो वो गिरीश भाई को मार देगा। सभी लड़के तेजी से भाग रहे थे, परंतु पहाड़ में उकाल यानी चढ़ाई में
चढ़ना आसान नहीं होता। खेती सीढ़ी नुमा होती है, जिससे खेत से दूसरे खेत में जाने में समय अधिक लगता है। फिर भी लड़के ऊपर खेत की ओर भागे जा रहे थे कि किसी तरह से गिरीश को केरी के पार करने से रोका जाए। इधर गांव में सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग डरे परेशान उस ओर देखे जा रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपका हुआ था और पूछ रहा था कि दादी क्या हुआ। तो दादी ने बताया कि गांव का एक जवान लड़का ऊपर पहाड़ वाले खेत पर गोट पर था, तो उसे भूत गांव की कैरी की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी जिंदगी खतरे में है। गांव के सभी लोग उसे बचाने उन खेतों की ओर भागे हैं। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। तभी एक बार फिर गांव में शोर गूंजा, लेकिन ये शोर पास वाले ताई जी के यहाँ से आ रहा था। ताई जी बहुत वृद्ध थी, यहीं कोई 70 साल के आसपास थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सभी उधर भागे तो देखा कि ताई जी के शरीर में देवी आ गई हैं। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनके वृद्ध शरीर में जान आ गई। ऐसा लगता है वो अपने पैरों में खड़ी थी, जबकि बिना डंडी के ताई चल फिर भी नहीं पाती थी। तो ये कैसे संभव हुआ कि वो चल रही हैं? वो सच में साक्षात बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे चंडी माँ का अवतार हो। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये सत्य है। वो तेजी तेजी से खेतों की तरफ भाग रही थी और उस तरफ दौड़ रही थी जिधर गिरीश भाई गांव की केरी पार करने जा रहा था। ताई जी बहुत तेजी से उस तक पहुंच गई और गिरीश भाई को कैरी से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान दरक गई हो। उधर गिरीश भाई ताई जी की गोद में बेहोश हो गए। गांव के लड़के भी वहां पहुंच गए। वो ताई जी को वहां खुद से पहले पहुंचा देखकर अचंभित थे कि एक वृद्ध महिला इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि उन लोगों से पहले पहुंच गई। अब सभी लड़कों ने गिरीश भाई को खाट में लिटाकर उन्हें गांव में ले गए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। ताई जी गिरीश भाई के सिर को मालिश करके उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और कुछ बुदबुदा भी रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने गिरीश भाई के मुंह में पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगे। सभी खुश थे। मैं भी वहां दादी के साथ ये सब देख रहा था। गिरीश भाई पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था, वो बस बहुत डरे हुए थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठाकर बैठा लिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है क्या, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो लड़खड़ाते आवाज में बोले कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला भट्टा खाते खाते अपनी गोट की तरफ पहुंचे, तो तब तक सामान्य था। फिर वो अपनी खाट पर लेट गए और भट्टा खाने लगे कि उनकी गोट के पीछे वाली छप्पर में कुछ हलचल हुई। तो वह जानने की कि क्या हुआ है, कोई गाय बैल या बकरियां दोबारा अपनी रस्सी खोल के भाग तो नहीं गई। छप्पर के पीछे भुट्टे खाते खाते चले गए तो क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी भेड़ ऊपर वाली खेत की ओर भागने लगी है। उन्हें लगा उनका डबरा शायद रस्सी से खुल गया है और वो उसके पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने दौड़ने लगे। वो भेड़ उन्हें गांव की केरी की ओर ले जा रही थी और वो वशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो भेड़ कुछ और नहीं, एक छलावा था जो रूप बदलकर
गिरीश को गांव की केरी के पार ले जा रहा था, क्योंकि गिरीश ने भुना हुआ भट्टा खाया जो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। ये छलावा भुने हुए चीज पर जल्दी असर करते हैं। अगर छलावा उसे गांव की केरी के उस पार ले जाता तो गिरीश का बचना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही छलावा गिरीश को ले जाने लगा, मुझे ताई जी ने आवाज़ लगाई कि उसे बचा लो, और मैं उस ओर दौड़ पड़ी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताई जी ने देवी को आवाज़ लगाई थी कि उसे बचा लो, और देवी उस ओर दौड़ पड़ी और गिरीश को बचा लिया। ये घटना जब भी मेरे जहन में आती है तो मेरे आंखों के सामने फिर से वही प्रदर्शन घूमने लग जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ आज के ज़माने में भी संभव है। आज इस घटना को 30 साल से भी ज़्यादा हो गया, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। पहाड़ों में आज भी भुनी हुई किसी भी चीज़ को कोई खुले में नहीं खाता, अनजानी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर रात में या कहीं घूमने के लिए जंगल में जाने के लिए तो बिल्कुल मना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर छलावा उसे छल लेता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको एक घटना सुनाने वाला हूँ, ये मेरी खुद की ही कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मशक्क़त करने के बाद मुझे नौकरी मिली गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की थी जिसका नाम काजल था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। काजल भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों में काफ़ी बातें होती और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। काजल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे, और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। दोनों की तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई भी नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई, और बॉस ने उसे कल में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक साथ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, काजल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजल को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया कि मुझे बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा, फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। तुम नहीं होगी यहाँ तो मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा। काजल ने कहा, नहीं तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना वहाँ, तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, सीमा सीमा है और काजल काजल है। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजल से कहा। काजल ने भी प्यार जताते हुए कहा, थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, तभी काफ़ी छुट्टी हो जाएंगी। प्लीज़ अभी तुम छुट्टी मत करो, बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम। कहते हुए काजल हंसने लगी। मैंने कहा, ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी को लेके बहुत खुश थे। मन में ना जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है।
और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजल की तबीयत भी ख़राब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। मैंने काजल को फ़ोन किया। हेलो काजल, तबीयत कैसी है? काजल ने कहा, पहले से आराम है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कमज़ोरी बहुत आ गई है, तुमसे एक बात करनी थी। काजल ने बोला, हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? इधर तुम्हारी तबीयत ख़राब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में काजल से कहा। तब काजल ने खुश होकर बोला, अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, और इतनी अच्छी खबर को तुम उदास होकर क्यों सुना रहे हो? तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपकर बैठो। कहते हुए काजल हंसी को दबाए मुझे चिढ़ाने लगी। आर यू श्योर? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे हाँ बाबा, कहा तो मैंने, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। ओके काजल थोड़ी कराई आवाज़ में बोली। मैंने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना, और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में काजल ने कहा, मैं भी नहीं। अगली सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। जब काजल का फ़ोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना मैं सीमा को फ़ोन करके उससे कहूँ कि तुम काजल के घर चली जाओ और मुझे सारी बात बताओ। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग होने के बाद सीमा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो सीमा यार, मैं बहुत परेशान हूँ, काजल का फ़ोन बंद आ रहा है, क्या तुम मेरी एक बार काजल से बात करा सकती हो प्लीज़? उसने कहा, ठीक है मैं अभी जाती हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं सीमा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजी। सीमा का फ़ोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लग गया है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी को काजल के बारे में कुछ पता नहीं था। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए सीमा मेरा हौसला बढ़ा रही थी। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन में से दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहाँ पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता नहीं चला। नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा पर किसी ने कुछ बताया ही नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ गई मेरी काजल? कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्दी ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने बीते और फिर साल, लेकिन काजल का कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं काजल की यादों को दिल में बसाए बस रोए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसा डांटना, उसकी यादें मुझसे भुलाई नहीं जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान हो गई थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी।
ये बात वही जानता है जिसका कभी दिल टूटा हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने काजल के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में कभी लाने का सोचा भी नहीं है। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं। क्या पता तुम शादी कर लो तो काजल को भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगे। वो जहाँ भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैंने चौंक कर पूछा, वो लड़की कौन है? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीमा तुम? हम तो दोस्त हैं ना, मैं झिझकती हुई आवाज़ में बोला। फिर सीमा ने कहा, क्यों रमेश, क्या दो दोस्तों के बीच में प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। फिर नरेश ने बोला सीमा से कि इसे सब सच बता दो। तो सीमा ने कहा, पहले ये बताओ मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है फिर, आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। समझी? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ बस। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो, और मैं एक झटके में ही काजल की यादों से बाहर आने लगा। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं सीमा को, और सीमा समझकर नहीं बल्कि काजल समझ के, उसे शादी करने लगा। उसकी कुछ आदतें काजल से बहुत मिलती थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे सामने काजल खड़ी है। दिन बीतते चले गए और मैं उसे भूलता चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये प्यार एक धोखा है। एक रात में और सीमा हम सब बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंख उस दस्तक दस्तक से खुल गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, काजल खड़ी है। मैंने काजल को देखते ही गले लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश था कि मेरी काजल को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दे रहा था। काजल ने मुझसे कहा, राजेश क्या तुम मुझे भूल गए थे? मैंने कहा, और क्या, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले से लगाया और कहा, नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास आ गई हो। उठिए राजेश, कहते हुए सीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी काजल को देखा था, वो क्या सपना था? सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो रोका और मैंने देखा कि ये तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सोच रहा था, लेकिन तुम सचमुच में मेरी जिंदगी में फिर से लौट आई हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो या मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता था और करता रहूँगा। तो फिर उससे शादी क्यों की तुमने? काजल की आंखें भर आईं। लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इम्तिहान से सारी बात बताऊंगा। और थोड़ी देर में ऑटो काजल के घर के सामने आ चुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, इतने में काजल अपने घर के वरांदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर जो ताला लगा हुआ है उस पर बहुत मिट्टी लगी है, मानो सालों से ना खुला हो वो ताला। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, मैं ताला खोलता हूँ।
कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैं काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर काजल से पूछा, काजल अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये क्या चाबी में जंग क्यों लगा है, जैसे इस्तेमाल ही ना होती हो, और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहाँ से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाज़ें लगाने लगा, काजल कहाँ हो तुम? अरे बीवी जी, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं हो जाती? फिर भी काजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी, मैं तो हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने काजल को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब ये काजल का मुझसे आगे के शब्द जो बोले नहीं जा रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काजल तो अभी मेरे पास थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चक्कर है। तभी काजल मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी, हाँ राजेश, ये जो कंकाल है ये मेरा ही है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर काजल ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये कैसे और किसने किया? मैंने कहा, काजल मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है, मैं उसको सज़ा तो छोड़ो, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं हकला हकला कर बोल रहा था। काजल गुस्से में बोली, वो कोई और नहीं, सीमा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काजल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम सीमा मेरे घर आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा, क्या राजेश भी तुम्हें प्यार करता है? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओ तो। और उसने मुझे ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही उसके सामने। मैं भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। तो उसने कहा, तू मेरी दोस्त नहीं, सौतन है। अगर तू ना रहेगी तो राजेश को मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूँगी। तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने काजल से कहा, काजल तुम उसे मत मारना, मैं उसे कानून से सज़ा दिलाऊंगा। गुस्से में काजल मुझसे कहने लगी, नहीं, मैं उसे खुद मारूंगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी काजल कभी किसी को मारने के बारे में सोच नहीं सकती। मेरी इस बात को सुनकर काजल रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो कभी नहीं होगा, और मैं तुमसे बहुत दूर हो गई। मैंने कहा, काजल तुम ही मेरा पहला सच्चा प्यार हो और आखिर भी तुम ही रहोगी। मैं तो हमेशा तुम्हें ही प्यार करता रहूँगा। मेरे ऐसा कहते ही काजल एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया। सीमा ने कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी काजल की हथियारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो सीमा रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार में बस काजल से करता था, तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने षड्यंत्र रचा, प्यार नहीं था। अब तुम्हें मैं कानून से सज़ा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को काजल के घर से सारे सबूत मिल गए। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
मुझे सीमा को सज़ा दिलवाकर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना आने वाले समय में करूँगा। मैं सिर्फ काजल से प्यार करूँगा बस, और हमेशा उसी से प्यार करता रहूँगा। काजल की जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। यही कहते कहते मैं उसी के शव के आगे रोने लगा।